स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस इन कंपैरेटिव वर्ल्ड। इसकी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है एकात्मक एवं संघीय सरकार। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन लोगों को अपन डिस्कस करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो एकात्मक सरकार क्या है, यानी कि जो हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट है वो क्या है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, गुण एवं दोषों की समीक्षा करनी है। ठीक है, तो बात करते हैं आंसर की इसकी। तो एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है और इस सरकार को हम केंद्र सरकार कहते हैं। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जितनी भी पूरे राज्य की, पूरे देश की शक्तियां होती हैं वो एक ही सरकार में होती हैं। कहने का क्या मतलब है कि उस स्टेट में या उस कंट्री में, उस देश में सिर्फ एक ही सरकार होगी जिसको हम केंद्रीय सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें स्थानीय स्तर पर शासन का गठन तो किया जाता है परंतु इन्हें शक्तियां प्रदान नहीं होती हैं। जो लोकल लेवल पे हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उनको वहाँ पे फॉर्मेट तो किया जाता है, उनको बनाया तो जाता है, उनका संगठन तो किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी सचेस पावर्स नहीं दी जाती है जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ रूल कर सकें, यानी कि अपने आप को स्वशासित कर सकें। हरमन फाइनर के अनुसार एकात्मक सरकार वह है जिसमें सभी शक्तियां एवं अधिकार एक केंद्रीय सत्ता के पास होते हैं। ठीक है, जिसको हम केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एकात्मक सरकारों में केंद्र और उसके एजेंट कानूनी दृष्टि से सर्वशक्तिमान होते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके जो एजेंट होते हैं या फिर उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है और कानून की दृष्टि में वो सबसे ताकतवर लोग होते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं, उदाहरण में यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, बेल्जियम। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं एकात्मक सरकार के। फिर बात करते हैं एकात्मक सरकार है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस देश में एकात्मक सरकार होती है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि हमें उस कंट्री में या फिर उस राज्य में, उस देश में देखने को मिलते हैं। तो पहला तो यही होता है कि पूरे राज्य की जो शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई भी जो अदर गवर्नमेंट होती है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, ठीक है, यानी कि जो केंद्र से नीचे की सरकार होती है उस वो वहाँ पे नहीं होती है। पूरे देश में जितने भी मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे एक सरकार के पास में आते हैं। उनसे संबंधित जो भी फैसले लेने का, उनके उनके ऊपर काम करने का जो भी अधिकार होता है वो सिर्फ केंद्र के पास होता है। यहाँ पे जो स्थानीय सरकारें होती हैं, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं होता, यानी कि संविधान में उनका कोई ऐसा सच प्रोविजंस नहीं दिए जाते, उनको कुछ ऐसी पावर्स नहीं दी जाती हैं जिससे कि वो अपना काम अपने आप से कर सकें। फिर इनका जो संविधान होता है काफी ज्यादा लचीला होता है। संविधान में हमें कोई भी संशोधन करना हो, कोई नया कानून लेके आना हो, किसी कानून को रद्द करना हो, तो ये वो आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें विशेष प्रकार की जो न्याय व्यवस्था होती है उसका अभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में देश में 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट्स के बाद में भी उनके अंडर में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन जो एकात्मक सरकार होती है वहां पे इस व्यवस्था का अभाव रहता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ लक्षण हैं। फिर बात करते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या इसके फायदे हो सकते हैं कि एकात्मक सरकार हमारे देश के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता है वो मजबूत होती है। अब ये सोचो कि अगर पूरे स्टेट में अलग अलग यानी कि पूरे देश में अलग अलग कुछ ऐसे भाग हैं, वहाँ पे कुछ उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं या फिर उन लोगों की मनपसंद सरकार है, ठीक है, जो देश से अलगाव चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें राष्ट्रीय एकता है उसमें खतरा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूरे देश में एक जैसा कानून है, एक जैसा शासन है, तो वहाँ पे हमारी जो एकता होगी, राष्ट्रीय एकता होगी, वो मजबूत होगी। यहाँ पे कानून एवं प्रशासन में एक रूपता देखने को मिलती है। पूरे देश में जो कानून वो यहाँ एक स्टेट ए में लागू हो रहा है वही कानून बी में होगा, वही कानून सी में होगा, वही कानून डी में होगा, वहीं पे एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो राज्य होते हैं उनमें हमें कोई भी भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। लचीलापन यहाँ पे रहता है। ठीक है, यानी कि
जो काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिस तरह से करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है, लोगों को ऐसे ऐसे अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना आर्थिक विकास कर सकें। यहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कम खर्च होता है। अब इसको ना एक हम इंडिया की कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक सेंट्रल लेवल पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें जो नेताओं की भर्तियां वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे भी ये सिस्टम होता है। सबसे पहले उनको कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, फिर उनकी सैलरी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम वही होता है प्रोसेस, इलेक्शन के ऊपर जो अलग से खर्च होता है, फिर उसके बाद उनके कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको भी कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, उनको सैलरी दी जाती है। तो हमें यहाँ पे जो हमारी पूरी शासन व्यवस्था है यहाँ पे दोहरा खर्च है, यानी कि 2 टाइम्स स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन एकात्मक सरकार में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, उसको फॉर नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो काम करती है। तो इस तरह से यहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कम खर्च होता है। यहाँ पे जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है शीघ्र होती है, और यहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है। देश में अगर उनको लगता है कि इस मुद्दे पर कानून बनना चाहिए तो वो अपनी मर्जी से कानून बना देते हैं, क्योंकि उनको रोक टोक करने के लिए कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वहाँ पे संस्था नहीं होती है। वो अपने खुद के राजा होते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या दोष होते हैं, इसके क्या क्या डिमेरिट्स होती हैं, क्या नुकसान होते हैं, एक बार उसको देखते हैं। यहाँ पे स्वशासन की प्रकृति या फिर प्रवृत्ति का अभाव रहता है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, केंद्र से नीचे की जो सरकारें होती हैं, जिनका गठन तो किया जाता है लेकिन वहाँ पे उनको कोई शक्तियां प्रदान नहीं की जाती हैं। अब उनको कुछ अपने आप काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो उनमें स्वशासन की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। केंद्र की तो नौकरशाही होती है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल के अंडर में जो पूरी पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है वो काम करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें सत्ता का दुरुपयोग देखने को मिल जाता है। जैसे कि केंद्र की तो नौकरशाही, जब आपने क्लास 12th में जो सोवियत संघ का विघटन का कारण पड़ा था, तो उसमें एक ये भी रीजन था कि केंद्र की तो नौकरशाही थी, यानी कि वो लोग किसी की सुनते नहीं थे, और इसी वजह से वहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था। लोग अब जो उनके नेता थे, वहाँ के जो साम्यवादी दल था उसके जो अधिकारी थे, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे। तो इससे क्या था, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था। तो ये सबसे बड़ा दोष है इस पूरी व्यवस्था का, इस सरकार का। यहाँ पे जो जन कल्याण के मामले होते हैं उन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जनता उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती है जो उनके फेवर से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो सभी निर्णय है, सभी डिसीजन लेने का जो काम है वो केंद्रीय विधानमंडल, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, उसके अंतर्गत किए जाते हैं। यानी कि पूरे देश में जो अलग अलग कानून, अलग अलग मुद्दों पर जो कानून बनाने का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके जितने भी निर्णय होंगे वो केंद्र सरकार लेने का काम करेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी एकात्मक सरकार। अब बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम के बारे में। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसके निर्माण के क्या उद्देश्य हैं, और इसके भी हमें गुण और उसके देशों की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में बनते हैं। तो बात करते हैं संघवाद। तो संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र को सरकार की अलग अलग स्तरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि देखो, हमारा पूरा देश है, ठीक है, कोई भी एक स्टेट हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो दिल्ली ले लिया हमने, ठीक है। तो दिल्ली को एक यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी रूल करती है। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो सबसे पहले तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, वो रूल करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद में जो एमसीडी होती है वो भी यहाँ पे इसको रूल करती है, ठीक है। तो अब हमें क्षेत्र एक है, एक ही क्षेत्र को सरकार के जो अलग अलग स्तर होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है, वो शासन करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, संघवाद का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय सरकार होगी वो बड़े मुद्दों, व्यापक स्तर पर इनको कानून का निर्माण करेगी। यानी कि जो देश में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उस स्टेट से लेकर पूरे देश से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, पूरे व्यापक स्तर पर, यानी कि ब्रॉडर स्तर पर, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के जरिए कानून का निर्माण करती है। फिर जो राज्य और स्थानीय सरकार होती है, वहाँ के जो कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के, एजुकेशन से रिलेटेड, इन मुद्दों पर कानून बनाने का काम करती है। यहाँ पर केंद्र व राज्य के बीच शक्ति एवं कार्यों का विभाजन होता है। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण को पढ़ोगे तो हम वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि इनके बीच में जो शक्तियां होती हैं, कार्य होते हैं, किस तरह से इनकी जो पावर्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं भारत में हमारा फेडरल सिस्टम है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये किसके एग्जाम्पल, ये है संघीय शासन व्यवस्था की। इन देशों में संघीय शासन व्यवस्था ने इन देशों ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। फिर बात करते हैं इसके निर्माण के क्या क्या कारक हैं,
किस वजह से इनका निर्माण किया गया था संघ का। तो इसका जो निर्माण था सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, और सबसे जो पुरानी संघीय शासन व्यवस्था है वो अमेरिका में थी। तो इसका जो निर्माण का उद्देश्य था शुरू में वो था उपनिवेशवादी व्यवस्था से आज़ादी पाना था। जो अमेरिका था वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का एक उपनिवेश था, और उन्हीं से आज़ादी पाने का एक इसका मकसद था कि संघ का निर्माण किया जाए। और भी इसके कई रीजंस थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारी खतरा, किस तरह से कि पूरा जो देश होता है, ठीक है, तो वहां पे हमें एक भौगोलिक विस्तार देखने को मिलेगा। अब अगर वहां पे एक ही गवर्नमेंट रहेगी तो वो बाहरी खतरे को देखेगी, या फिर उसके अंदर के जो मुद्दे होते हैं शिक्षा, रोजगार, ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, तो इन पे काम करने का काम कौन करेगा। तो इसलिए इसकी जरूरत महसूस की गई कि हम देश पूरे व्यापक स्तर पर जो कानून बनाने का काम होगा उसके लिए हम एक जो सुप्रीम गवर्नमेंट होती है उसका निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो लोकल गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो इन मुद्दों पर काम करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भारी मुद्दे होते हैं, भारी खतरा जो मंडराता रहता है पूरे देश पे, उसको सिर्फ और सिर्फ एक सरकार डील कर पाएगी। उसके बाद भौगोलिक विशालता रहती है, एक ही सरकार पूरे राज्य को, पूरे देश को मैनेज नहीं कर सकती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, सामाजिक बहुलता, उनको डील करने के लिए हमें अलग अलग तरह की गवर्नमेंट चाहिए होती है। जैसे इसके लिए हमारा देश प्यारा भारत वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे हम यहाँ पे सोशल या फिर सामाजिक पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, और बात करते हैं जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो भारत जो है काफी बड़ा है, काफी विशाल है, तो यहाँ पे हमें विविधताएं देखने को मिलती हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं रूस की, तो रूस बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो एक ही सरकार पूरे रूस को उसको शासित नहीं कर सकती। इसके लिए यहाँ पे जो संघवाद का सिस्टम है वो यहाँ पे अपनाया गया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं वो अलग अलग क्षेत्रों को शासित करने का काम करेंगी। फिर इसके क्या क्या मौलिक लक्षण होते हैं, फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दो स्तरों की सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्र स्तर की, जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह की सरकारें होती है। स्टेट गवर्नमेंट भी आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे शक्तियां एवं कार्यों का पूरा विभाजन होता है, जिसको हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं। इसका पूरा प्रोसेस होता है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। तो उनको अपन लोग जो हमारे अगला सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें हम विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से इनके बीच में शक्तियों का विभाजन है, कार्यों का विभाजन है, वो किया जाता है। फिर इनका जो एक लिखित समझौता होता है, यानी कि बेसिकली जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वो कुछ समझौतों पर आधारित होती है कि तुम सिर्फ इतना काम करोगे, मैं सिर्फ इतना काम करूंगा। तो ये जो समझौते होते हैं ना, और समझौतों की खास बात ये होती है कि वो लिखित में होने चाहिए। तो लिखित में उन समझौतों को संविधान में ऐड किया जाता है, उनमें जोड़ा जाता है, तो इससे वहां पे एक लिखित संविधान की जरूरत हो जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे व्यवस्था होती है, यानी कि विशेष प्रकार की न्याय पालिका यहाँ पे काम करती है, जैसे हमारे भारत में करती है। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है, जिसका हमें इंडिया में एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। फिर इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो केंद्र का निर्माण है वो राज्यों से मिलकर होता है। संघ जो है राज्यों का समूह है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार कहा गया है कि जो संघ है वो राज्यों का एक समूह है। यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है, यानी कि जो कार्य और शक्तियों का विभाजन है, जो सत्ता है उसका अलग अलग स्तर पर उनका विभाजन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनता की जो व्यापक भागीदारी है वो रहती है, जनता अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखती है, ठीक है, और भी कई तरीके से भाग ले सकती है, जैसे कि चुनावों के माध्यम से भाग लेती है, आंदोलनों के माध्यम से भाग लेती है, जन आंदोलन के माध्यम से भाग लेती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जनता की भागीदारी देखने को मिलती है। यहाँ पे अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, क्योंकि जब नीति का निर्माण किया जाता है तो उनकी जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं होती हैं, क्षेत्रीय आवश्यकता, उनकी रुचि, उनके विचारों को यहाँ पे स्थान दिया जाता है, ठीक है। अब ये समझ लो अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, तो उनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी कुछ रुचियां होती हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं अलग अलग मुद्दों पर, ठीक है। तो अगर ऐसे में हम उनको स्थान नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक अलगाव का शिकार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर हीन भावना आने लगेगी।
तो ये पूरी संघीय शासन व्यवस्था देश के लिए नैतिक मूल्य के अनुसार ही अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। फिर शासन व्यवस्था में जो सत्ता की पहुंच होती है वो निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति तक होती है, यानी कि छोटा से छोटा व्यक्ति जो होता है वो सत्ता तक पहुंच सकता है इस शासन व्यवस्था के अंदर में, ठीक है। अब क्या क्या इसके अवगुण होते हैं, क्या क्या इसके डिमेरिट्स होते हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच खींचातान चलती रहती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो चलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी बीजेपी रूल कर रही है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि बीजेपी हमें, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करने नहीं देती, बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी वाले काम नहीं करना चाहते, सिर्फ बहाने बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में जो खींचातान होती है, लड़ाई होती है, वो चलती रहती है। पृथकवादी आंदोलनों को यहाँ पे बल मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर देश में कहीं ना कहीं अलगाव चलता आ रहा है तो वहां से हमारी जो राष्ट्रीय एकता होती है उस पर खतरा मंडराता रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करता हूँ तो खालिस्तानी आंदोलन जो पंजाब में काफी ज्यादा सक्रिय होता है, तो उनको बल मिलता है इन वजह से, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं वो लोग शासन में अपना हक जमाना शुरू कर देते हैं। उनकी जो मानसिकता होती है वो हमें शासन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वो अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित करते हैं और जो नीतियां होती हैं उन्हीं का निर्माण उन्हीं के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पे जो पृथकवादी आंदोलन होते हैं उनको बल मिलता है। शासन व्यवस्था पर दोहरा खर्च होता है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो नेता वगैरह आते हैं, मंत्री वगैरह आते हैं, तो उनको भी सैलरी दी जाती है, पर्क्स दिए जाते हैं, यानी कि कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। और भी कई तरह के जो अलाउंस होते हैं वो उनको दिए जाते हैं। फिर वही फर्दर स्टेट गवर्नमेंट में भी हमें देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, पर्क्स वगैरह देनी पड़ती है, सैलरी, ये सब चीज़ हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनको करनी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे दो जगह खर्चा होने को मिल जाता है। उसके बाद में भी हमें जो लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे भी हमें खर्चा करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी में खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह से इस शासन व्यवस्था में हमें कई तरह के अलग अलग खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारी एकात्म सरकार थी वहाँ पे हमें ऐसा कोई खर्चा देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे राष्ट्रीय एकता पर खतरा मंडराता रहता है, यानी कि अगर देश में पृथकवादी अलगाववादी आंदोलन चलते हैं तो श्योर है उससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता होती है, पूरे देश की अखंडता पर खतरा मंडराता रहता है। यहाँ पे शासन में उत्तरदायित्व निश्चित नहीं होते हैं। और पूरे राजनीति में खास बात ये होती है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो अलग अलग सरकारें अपना क्रेडिट लेना चाहेंगी, लेकिन अगर कोई गलत काम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई भी अपना क्रेडिट या फिर अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो शासन में कोई भी गलत काम हो जाता है तो उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर कोई भी लेना नहीं चाहता है, सिर्फ एक दूसरे पे ट्रांसफर करते रहेंगे कि ये उसका काम था, ये उसका काम था, बस, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके अवगुण देखने को मिल जाते हैं, डिमेरिट्स। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है हम उनको जल्दी भी कवर करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।